तारीख की तकरीबन सारी किताबों में है कि जब आखिरी मुगल फरमारवा मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर कैद में थे तो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ और उन्होंने बड़ी खूबसूरत उस पे गजल भी लिखी थी। ये भी तारीख की किताबों में है कि उनके सामने उनके शहजादों के सर एक ट्रे में रखकर पेश किए गए। आज हम इसका एक मुख्तलिफ तरीके से जायजा लेंगे। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए जमीन की जगह क्यों न मिली और रंगून बर्मा में दफन होना पड़ा? आज भी उसकी नस्ल के बच्चे खुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं। क्यों? सवाल ये है, ये आपने गौर से सुनना है। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। सुबह ताखीर से बेदार होने वाले अफराद लाजमी जरा गौर से सुने। जमाना है 1850 के लगभग का, मकाम है दिल्ली का, वक्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बिगल बज चुका है। 50 साल कप्तान रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मैजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मिटकॉफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताजा तरीन हालात का तजिया आगरा और कलकत्ता हेड ऑफिस में भेज दिया गया है कि हुकूमत की क्या पोजीशन है। बहादुर शाह जफर के सारे मामलात जो कमजोर हो चले थे उनकी रिपोर्ट भी भेज दी गई। दिन 1 बजे सर मिटकॉफ बग्गी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक्त जब लाल किले के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। जिले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा खत्म हुआ था, जिसके बाद जिले इलाही और वुज़रा ख्वाबगाहों को गए थे, जहां पे एक एक ख्वाबगाह में दर्जन दर्जन खवातीन मुंतजिर थी। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज्यादा शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल या 250 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ता, हिगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर हैं, पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्ग आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पैरों घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2026 में आते हैं। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आए। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं
बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना उसने किसी को जना ना किसी ने उसको जना। जो मोहब्बत करेगा वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमस मिटकॉफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीरों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है उन दानश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था, कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। जी, सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की थी, और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की नहीं थी? टीपू सुल्तान वाली सल्तनत, जिस मुल्क के वोटर जहनी गुलाम हों, पीर हुंडे हों, मौलवी मुनाफिक हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हों, कचहरी बैठक हो, जजेस बेइतबार हों, लिखारी खुशामदी हों, अदाकार भांड हों, टीवी चैनल पर मस्खरे हों, ताजिर बेईमान और सूदखोर हों, दुकानदार चोर हों, अवाम जो है वो बेइकराम हो, और जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतें रेप आम हो चुका हो और मुजरमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं, यहाँ सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किले की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को तो इसलिए कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन दोपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की इखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? अभी कुछ बकाया रह गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद म्यादी है, और आप जानते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूं। जो लोग मुझे देखते हैं और सुनते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और खासकर मेरे वेटरन्स का, मेरे पैट्रन्स का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माओं का, मेरे जो है वो काबिल एहतराम बहनों का, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, माली तौर पे सपोर्ट करते हैं कि मैं आपके सामने कुछ मारूजात रखने के काबिल हूं। मेरी तरफ से उन तमाम बुजुर्गों को, उन तमाम माओं को, उन तमाम बहनों को और तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17 अगस्त 2026 आ पहुंचा। कई लिहाज से पाकिस्तान की तारीख में ये जो तारीख है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिन है सोमवार का। इस हफ्ते के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये हफ्ता जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इमरान खान के हवाले से ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ मेन खबरें जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपके सामने बुलेटिन पेश करूंगा। सबसे पहला जो हम आपके सामने अपना इस्तगासा रखेंगे वो ये कि वो कौन सा आर्मी चीफ है जिसकी कब्र पर कुत्ते खेलते थे, फिर उसका इहाता बंद कर दिया गया। फिर इमरान खान, जिस तरह मैंने कहा कि ये फैसला कुन हफ्ता है, बहुत ज्यादा मुलाकातें, बहुत ज्यादा पेशकशें थ्रू बुशरा बीबी, इस हफ्ते में बहुत कुछ सामने आएगा। पाकिस्तान एक ऐसी जागीर है जिस पर एक मुसल्लह ग्रोह काबिज है, और जब मुसल्लह ग्रोह काबिज हो तो मेरे जैसे या आप जैसे
जो आम लोग हैं, जो असला उठाने पर यकीन नहीं रखते, जो कानून को जो है वो बालातर समझते हैं, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और क्या जर्नैल नए सूबे जो है वो बना पाएंगे, या जर्नैलों का इसमें क्या मफाद है, या जर्नैल किस किस्म के सूबे चाहते हैं। यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। यानी नए सूबे, कोई शक नहीं है, हर बंदा कहता है, जिस तरह कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, सिंध भी बड़ा सूबा है, कि अच्छा है कि छोटे छोटे सूबे हो, मुल्कों के हैं, ईरान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, तो जरा आसान होता है। लेकिन बात है नीयत की, पीछे नीयत क्या काम कर रही है। ज्यादा ताकत लेनी है, ज्यादा बजट लेना है, ये बातें जो है वो आज हम इस बैठक में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दो जो है बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। पहली खबर, अब आप खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के दरमियान एक डिफेंस मुआहदा होता है, और इस पर पहली दफा जो है वो रद्द अमल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर खुशी का इजहार किया है। अब आप सारे लोग इतने तो सियाने हैं कि अगर ट्रंप ने खुशी का इजहार किया है तो फिर दाल में काला नहीं है, बल्कि दाल सारी ही काली है। यहूद और निसारा और हनूद ये कब से हमारे खैर खा हो गए, आप अच्छी तरह जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये एक बोल्ड कदम है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखकर ये मुआहदा एक बोल्ड कदम है। अब आप सारे डॉट कनेक्ट खुद कर लें। इसके अलावा एक बड़ी अहम मुलाकात होती है मिस्र में। इस मुलाकात में जैरेड कुश्नर होते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और यहूदी हैं पक्के ठक्के। इसके अलावा इसमें हमास का नुमाइंदा होता है सियासी, और इसके अलावा इसमें मिस्र होता है जाहिर है, और इसमें कतर होता है। जैरेड कुश्नर ने जो है वो पहली दफा यकीन दहानी कराई है कि गजा के इलाके को खाली नहीं कराया जाएगा, गजा की जो मौजूदा हालत है इसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो इख्तिलाफात की खबरें हैं वो मुसलसल जो है वो गर्दिश कर रही हैं। क्या ये उसका जो है ना शाखसाना है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तीसरी जो इंटरनेशनल खबर है वो खबर ये है कि नरेंद्र मोदी ने नाराजगी का या खफगी का इजहार किया है इस मुआहदे पर। ये किसी तरह से जो है ना आप खुशी की खबर कह सकते हैं कि अगर दुश्मन को तकलीफ पहुंची है, क्योंकि तुर्की ने तमाम कश्तियां जलाई, सीधी बात है। जब पाकिस्तान की क्लैश हुई इंडिया के साथ तो तुर्की ने तमाम कश्तियां जला दी, उन्होंने तिजारत जो है ना तकरीबन इंडिया के साथ खत्म हो गई और मामलात उनके सर्द मेरी का शिकार हो गए। हाँ, सऊदीया डबल गेम, अब तक तो डबल गेम कर रहा है, वो बड़े रियाल लगाता है इंडिया में, बड़ी जो है ना वो वहां पे तिजारत करता है। अब सऊदीया आने वाले दिनों में क्या करता है इसका पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसका मैंने पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया था कि ये होने वाला है, और ये इजराइल और इंडिया के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। अब हमारा जो इस्तगासा है कि क्या जर्नैल जो है वो नए सूबे बना पाएंगे, यानी इस पे हम बहस करेंगे कि बना पाएंगे तो क्या होगा, इसकी वजह क्या है। सबसे पहला मामला तो बहुत सादा और आसान फहम है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका मतलब यह है कि ताकत नीचे तक मुंतकिल की जाए। ये सब शख्सी आमरीयत और फर्द वाहिद की हुकूमत की जिद है। पाकिस्तान पे फर्द वाहिद की हुकूमत है, ये चीजें ये जिद है। अब आप खुद सारी बात समझ लें। जैसे कि हाफिज मॉडल के मुताबिक वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी, सेनेट में, काबीना में, निगरान हुकूमत में, हर जगह साला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, पार्लियामेंट मुट्ठी में होनी चाहिए। नए सूबे इस सारी ताकत को डाइल्यूट यानी कमजोर कर देंगे। अब ये आप सारी बातें खुद जो है ना वो सोच लें। लिहाजा फौज ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाली जिससे उनकी ताकत छोटी छोटी इकाइयों में
मुंतकिल हो। ये पहली दलील हो गई। दूसरी दलील क्या है? क्या नए सूबे बनने चाहिए? ये भी सादा और आम फहम सा सवाल है। जी हां, यकीनन बनने चाहिए। ताकत और वसाइल का एक जगह जमा होना इस मुल्क के बड़े मसाइल में से एक है। लाहौर में 200 अरब की मेट्रो बनकर सब्सिडी पर चलती रहती है, जबकि बाकी पंजाब के स्कूल तक, हस्पताल तक ठेके पर दे दिए गए। जब नए सूबे बनेंगे तो वसाइल भी आबादी के लिहाज से तकसीम होंगे। इस मुल्क का बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक होना शुरू होगा। बनने चाहिए। तीसरा सवाल, क्या फौज को नए सूबे बनाने चाहिए? हरगिज नहीं। फौज के पास या मौजूदा खटपुतली हुकूमत के पास इसका मैंडेट नहीं है। ये नाअहल अपने जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क को नई तरह के इंतजामी, लिसानी और जुग्राफियाई मसाइल में धकेल देंगे। यहां बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो तो MNA, MPA अपने अपने उम्मीदवारों की सहूलत के लिए यूनियन काउंसिल्स का हुलिया बिगाड़ देते हैं कि यहां वोट नहीं मिलेंगे, इनको यूनियन काउंसिल से निकाल दो, यहां से मिलेंगे, इनको अपनी काउंसिल में कर लो, भले से वो गांव दरिया के दूसरी तरफ हो। ये काम करते हैं MNA और MPA। जी, फौज करना क्या चाहती है? जर्नैल क्या करना चाहते हैं? जर्नैल ज्यादा से ज्यादा चंद अददी इंतजामी यूनिट्स बनाना चाहते हैं, जहां कुछ हाजिर सर्विस फौजी अफसरान को तैनात किया जाएगा। ये 20, 30, 40 सीटें या जितने भी इंतजामी यूनिट्स बने, फौज के अच्छे अफसरान को हाफिज और हाफिज जैसों के ताबे रखने के काम आएंगी। यहां से शामिलात की छांटी करके वहां नए DHA बनाएंगे। मजीद कुछ जगहों पर फौजी यूनिट्स बिठाकर वहां की मकामी इंडस्ट्री, वो जो भी है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आपको भूख के कुरले करवाएंगे, अपने ओझड़ भरते रहेंगे। क्या जर्नैलों को किसी किस्म के एहतजाज या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? यह अगला सवाल है। अगर इससे मुराद अवामी रद्द-ए-अमल है तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इम्कानात फिर भी न होने के बराबर है। अगर इससे मुराद किसी सियासतदान, किसी सियासी जमात जैसे ANP या फिर पीपल्स पार्टी और वगैरह वगैरह, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं। अलबत्ता तबसरा पहाड़ों के पास बेचने को बहुत मवाद होगा कि अच्छे जर्नैलों ने एहतजाज शुरू करवा दिया है या कठपुतली हुकूमत और फौज की लड़ाई बस हुआ चाहती है। आखिरी पॉइंट है, इंतजामी नौयत की क्या मुश्किलात होंगी? अगर जर्नैल बलोचिस्तान के 2 हिस्से करते हैं तो जनूबी बलोचिस्तान तो फिर सीधा सीधा बलोच अक्सरियत होगा, फिर उसकी अलहदगी की तहरीक तो मजीद जोर पकड़ लेगी। अगर जनूबी पख्तूनख्वा को अलग करते हैं तो शिद्दत पसंदी का सारा महवर एक साइड पर इकट्ठा हो जाएगा। कराची को सिंध से अलग करें तो सिंधी नौकरियां कहां करेंगे? कोटा सिस्टम का क्या होगा? ले देकर एक पंजाब बचता है। यहां जनरल आसिम मुनीर 10-15 फौजी अफसर बिठाकर जो करना चाहता है कर ले, बस एक पंजाब की राजधानी बचती है, उसका जो करना है कर ले। सवाल क्या है? सवाल यह है कि न जर्नैल, न ये फॉर्म 47 की नाजायज पैदावार इतने बड़े फैसले कर सकती है। इतना बड़ा फैसला वो लोग ले सकते हैं जिनको कौम का मैंडेट हासिल हो, वो बंदा जिस पर कौम एतमाद करती है, और वो बंदा है इमरान खान। इमरान खान की बात लोग मानेंगे। लोगों को जितना फेंटा लग चुका है ना 4 सालों में, लोग इमरान खान के दौरे हुकूमत को याद कर करके रोते हैं। हालांकि पहले तनकीद बहुत करते थे, लेकिन इन 4 सालों में, 4.5 सालों में जो हुआ, लोगों को लग पता गया कि वो इनका कितना खैर खा था।
वो इनके लिए क्या कुछ कर रहा था, उसकी बात जो है वो लोग मान लेंगे। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि नजम सेठी ये जो है ना, ये परमानेंट मुलाजिम हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के ये परमानेंट नाई हैं, और भी भर्ती हुए हैं मुनीर फारूक जैसे नायब कासिद, लेकिन ये परमानेंट और आला ओहदों वाले टूट हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अंदर से नून लीग भी नहीं चाहती सूबे। नून लीग के पास क्या रह गया है? पहले वो पंजाब की बात करते थे, अब पंजाब है उनके पास। सनम जावेद के मुकाबले में नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ ले, यानी आलिया हमजा के मुकाबले में हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ ले, उनको लग पता जाए कि उनकी औकात क्या है। तो नून लीग भी अंदर से सूबे नहीं चाहती पीपल्स पार्टी की तरह, ये नजम सेठी कह रहा है। उसके बाद अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि कर्जा तरक्की है। इस शख्स को इस बयान पर फवारा चौक में फांसी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को 1 लाख अरब कर्जा चढ़ा के ये कहता है इससे तरक्की होती है। बिल्कुल तरक्की होती है अगर मुल्क पे लगे, अगर इदारों पे लगे, अगर वो जाए दुबई में, अगर वो जाए स्विट्जरलैंड में, अगर वो जाए नई जो मंजिल है आजरबाईजान में, तो फिर तरक्की नहीं होती। इस पे जो कौम सूद दे रही है ना, जो अल्लाह के साथ जंग कर रही है, इस बात पे इस शख्स को फवारा चौक में फांसी होनी चाहिए, जो कह रहा है कि कर्जों से कौमें तरक्की करती हैं। हाँ, अगर वहां पे जरदारी ना हो, वहां पे शरीफ खानदान ना हो, वहां पे जर्नैल ना हो, तो वो कौमें मुल्कों ने की हैं, मुल्कों ने की हैं, कर्जे लिए हैं, तरक्कियां की हैं, अपने वसाइल पैदा की हैं, कर्जे वापस किए हैं, मुल्कों ने की हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये फार्मूला वो कामयाब नहीं है। बात करेंगे जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी धड़ल्ले से लाहौर में धरना दे रही है और पुलिस हिफाजत कर रही है, यानी चाबी मिल गई। बिल्कुल शुरू से ये चाबी वाला खिलौना है। मैंने आपको बताया ना कि जब हाफिज नईम साहब कराची में थे तो बड़े पसंद थे, और जब ये अमीर मुंतखब हुए तो यकीन करें कि मुझे लगा कि अब जो है ना इमरान खान का एक दूसरा हाथ पाकिस्तान में पैदा हो गया है। अब इमरान खान और हाफिज नईम साहब मिलके, और इन्होंने किया भी सही, कराची के बलदियाती इलेक्शन में इन्होंने इत्तेहाद किया और जीत गए थे। ये जीत गए थे। वो तो फिर पीटीआई वाले आगे पीछे हो गए, सिंध हुकूमत ने उठा लिए, वरना मेयर जो है ना वो जमात का होता या पीटीआई का होता। लेकिन फिर हाफिज नईम साहब को भी फोन शोन गए कि भाई आप जिस तरह जमात इस्लामी चल रही थी उसी तरह आप चलाएं। ये जनरल बात करते हैं, हुकूमत नहीं चलने देंगे, निजाम घुटनों पे आएगा, ये कर देंगे, टांगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का नाम ले। ये मुल्क जर्नैलों के बाप का नहीं है कहेंगे, लेकिन इतनी तो इजाजत दी गई है ना। बड़े इनकलाब को डिफ्यूज करने के लिए जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान ये हमेशा से, जिस तरह आप सर दर्द रिलीज करते हैं, डिस्प्लिन फौरी तौर पर लेते हैं, या लोप्रिन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं कि आपको सर दर्द से आराम मिले, ये सर दर्द की गोलियां हैं, एक फजल रहमान और एक जो है ना वो जमात इस्लामी। अब ये लाहौर के दिल में धरना दिए बैठे हैं। किधर गए वो सोटे, किधर गए वो नकाब पोश। फिर हमारे दोस्त जो है ना वो बड़ा एहतजाज करते हैं कि आप जमात की तनकीद करते हैं, आप जमात को बी टीम, मैं तो बी टीम नहीं कहता, मैं तो ए टीम कहता हूं कि जमात इस्लामी ए टीम है। और हाँ, उनके कारकुन बहुत अच्छे हैं, उनके वर्कर बहुत अच्छे हैं, बहुत इखलाक वाले हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनको मंसूरा की पॉलिसी का क्या पता कि मंसूरा की क्या पॉलिसी है। मंसूरा की यही पॉलिसी है, फौज के सर दर्द को कम करना। उधर 27 का ऐलान हुआ, इधर हाफिज नईम का धरना हो गया। ये धरना क्या करेगा? कल से जारी है, क्या किया है? कोई परेशानी, कोई मीडिया पे कवरेज, किसी को परवाह नहीं, उन्हें पता है सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। अब ये एक जागीर है, आपने इस बात को तो अब ज़हन में बिठा लेना है कि ये एक जागीर है। पाकिस्तान में रियासती सतह पर दर हकीकत मीडिया का कोई वजूद नहीं है। ये जो आप लगा के बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग खैर नहीं देखते, अब वो क्लिप काट काट के सोशल मीडिया पे डालते हैं,
उनको भी सुनना बंद करें, क्योंकि इनका वजूद ही नहीं है। चंद एक टीवी चैनल्स और अखबारात हैं, कुछ पालतू सहाफी हैं जो दरअसल आमरीयत के तर्जुमान हैं और उनके प्रोपेगेंडा टूल्स हैं। यही हाल अदलिया का भी है। जजों के नाम पर भी ऐसे टाउट्स बैठे हैं कि जो आमरीयत की मर्जी के मुताबिक केस चलाते हैं और तयशुदा फैसले देते हैं। इसी तरह पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद मुल्क और कौम की हिफाजत करना नहीं, बल्कि आमरीयत की जरूरत के मुताबिक कौम को दबाकर रखना है और मुल्क को बचाकर रखना है। जाहिर है मुल्क भी तो चाहिए ना, रियाया भी तो चाहिए। किस पे हुकूमत करेंगे, बादशाहत किस पे करेंगे, डीएचए कहां पे बनेंगे, उसके लिए रियाया चाहिए। ब्यूरोक्रेसी भी दर हकीकत डिक्टेटर्स की खिदमत में मसरूफ है और नौ आबादियाती दौर का निजाम डंडे के जोर पर चलाया जा रहा है। आखिरी नतीजे पर पाकिस्तान एक मुमलिकत नहीं, जागीर है जिस पर एक मुसल्लह ग्रोह काबिज है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो पाकिस्तान से जिंदा सलामत निकल गए, जो यहां रह गए। वो शरीफ और जरदारी खानदान के पेट भी भरेंगे, उनकी गुलामी भी करेंगे, अपने बच्चों का पेट काट कर आईपीपीस को भी देंगे और अफसरों की अयाशियों का बोझ भी उठाएंगे और उन सब का खर्चा उठाने के बाद उनका लिया हुआ कर्जा भी उतारेंगे और फिर उनसे जूते भी खाएंगे। ये सारे काम करेंगे। जो यहां पे रहते हैं ना, वो ये सारे काम जो है वो करेंगे और चुप कर, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं रहता हूं किराए के मकान में, यहां पे मेरा बिजली का बिल आता है 61,000 रुपया, ठीक है। अब मकान तो मेरा नहीं है, मालिक मकान नॉन फाइलर है, उसका आया है 4100 रुपया कि आप नॉन फाइलर हैं लिहाजा आप 4100 रुपया दें। ये 4100 रुपया मालिक का बनता है या मेरा बनता है, आप कमेंट्स में लिख दें। मैं फाइलर हूं किराएदार, मालिक मकान फाइलर नहीं है। मालिक मकान को बताया, उसने कहा मकान खाली करो, शाबाश निकलो। 18 साल से रह रहा हूं, चुप करके 4100 रुपये जमा कराया। अब मैं वो बिल लेकर कहां जाऊं, कहां पे मौला अली बैठे हैं कि सर ये देखें, कहां पे उमर इब्न खत्ताब बैठा है कि सर ये देखें, रिजवानुल्लाह ताला अजमईन। मैं किसके पास वो बिल लेके जाऊं कि ये मेरा है? 1 मिनट में फैसला हो जाएगा कि नहीं आपका तो नहीं है। मैं वो अदालत में लेके जाऊं, कहां लेके जाऊं? इस्लामी जमहूरिया में किसको बताऊं ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है? हर जगह पे आप दे रहे हैं, आईपीपीस में दे रहे हैं। 61,000 बिल में से मुझे वापे ने बताया कि 20 से 21,000 आपका है, बाकी सारा हमजा शबाज, जहांगीर तरीन भाई लोग सारे आईपीपीस का। मैं कहां जाऊं, किस अदालत में जाऊं? वहां तो खुलफा बैठे होते थे, बंदे आ जाते थे कि मेरा ये मसला है जी, उसी वक्त न कोई वकील न कोई वो मामला शुरू हो जाता। मैं किसके पास जाऊं कि वो 4100 रुपया मैंने पे किया है कि जी आप फाइलर नहीं है, पे किया है मैंने, न करूं तो उसने कहा मकान खाली करे। जहां पे ये सूरत हाल है। बहरहाल जी हम चलते हैं अगले जो है वो मुद्दे पे। अगला मुद्दा क्या है? मुस्तफा कमाल कहता है कि कौन सी काबीना, कौन सी पार्लियामेंट, हमें तो टीवी से पता चलता है कि फलां फैसला हो गया, हमसे कौन पूछता है? अब इनकी संगलियां क्यों निकली, इनकी ये कमालू की, इसको इशरतुल्लाबाद मुस्तफा कुदाल कहता था, इसकी क्यों, इनकी क्यों संगलियां निकली? बस हुकूमत से कुछ मनवाना है। सबसे पहले जो पिछते कुत्ते छोड़े जाते हैं वो ये काले रंग वाले महाजुर हैं जिन्होंने अपनी कौम के साथ धोखा किया, कराची के साथ धोखा किया। ये वाले, ये काले कुत्ते, इनकी संगलियां भी निकल गई हैं। अब आपको टीवी पे वो टिड्डा फारूक सतार, वो चलता फिरता एड्स, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये फ्राडिया जो रोता था, मुस्तफा कमालू, ये आपको अब नजर आएंगे टीवी पे, क्योंकि ब्लैकमेल करना है। इनकी संगलियां निकल गई हैं। अब कह रहे काबीना को कौन बताता है? पार्लियामेंट तो बेशर्मो बैठे क्यों हो, हुकूमत में क्यों बैठे हो? ये जो हफ्ता है सोमवार, आज सोमवार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है इमरान खान की कैद के हवाले से।
यानी अगर इमरान खान जो तब्दीलियां ये करने जा रहे हैं, जो एक नया पैकेज आ रहा है, चाहे उसमें नए सूबे हों, चाहे सदारती निजाम हो, जो कुछ भी हो, अगर इमरान खान उसको वैलिडेट करते हैं, अगर इमरान खान उस पर साइन करते हैं तो उसकी कोई हैसियत होगी। अगर इमरान खान को इत्मीनान में नहीं लिया जाता तो फिर उसकी कोई, जिस तरह इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं थी 8 फरवरी 2024, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं थी, कश्मीर के इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं थे। कौम से अगर कोई बात मनवानी है तो इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। फिर मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि जी 3 बड़े अहम लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की है। फिर बुशरा बीबी को अप्रोच किया गया है कि आप इमरान खान से बात करें, आप इमरान खान को समझाएं। अगर इमरान खान ऑन बोर्ड होंगे, इमरान खान के पीछे लोग हैं, इमरान खान के पीछे अवाम है, गाहे बगाहे फौजी जो सर्वे कराते रहते हैं तो उनको पैगाम मिलता रहता है कि इमरान खान न सिर्फ उसी जगह पे खड़ा है बल्कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो कबूलियत है, वो पहले से बढ़ गई है। इशार राना इस हफ्ते को बड़ा इंपॉर्टेंट, बल्कि ये जो जितने भी बकाया दिन है ना, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान के बारे में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। फिर उसकी एक और अलामत है, कल वाले दिन यानी मंगल वाले दिन इमरान खान के केस भी फिक्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में। उन केसों पे भी नजर रखनी होगी क्योंकि उन्होंने तो जर्नैलों की चाबी पे चलना है ना, उनको जर्नैल जो कहेंगे वो वही फैसला करेंगे। बहरहाल ये हफ्ता इस पे आपने गौर करना है, हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल ये हफ्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाहिद आफरीदी आजकल गजब का सामना कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी का मैक्स कुत्ता गायब होता है, वो बड़ा ढंडोरा पीटता है सोशल मीडिया पर, ये लानती, इसकी कौम के साथ केपीके में क्या हो रहा है, फाटा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, और ये ट्वीट करता है अपने कुत्ते की कि मेरा कुत्ता जो है वो गुम हो गया है। बहरहाल फिर वो कुत्ता उसका मिल भी गया, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना हक अदा कर दिया। जिस तरह शाहिद आफरीदी का सारा कुछ उतार के चौक में लटका दिया लोगों ने, उसका वही हकदार था। जो भी इस रजीम के करीब होगा, जो भी, उसके साथ यही हाल होगा। सिंपल सा फार्मूला है। वली खान ने कहा था कि अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है कि आप किसका साथ दें, आपने जमात इस्लामी को देखना है। जमात इस्लामी जिस तरफ खड़ी है आप दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। ये वली खान ने कहा था कि जिधर वो खड़ी है ना आप दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। यानी याया को मुहाफ़िज़े मिल्लत उन्होंने कहा था, मुहाफ़िज़े मिल्लत याया को, याया को। बहरहाल जी हम चलते हैं अगली खबर और आखिरी खबर। सरफराज डोगर कह रहा है कि मोहब्बत की सियासत होनी चाहिए, मोहब्बत की, काजुल वाली, माधुरी वाली, और जो है ना वो इंतशार की नहीं होनी। इंतशार का मतलब सवाल पूछना, इंतशार का मतलब कि तू मुसल्ली 15वें नंबर पे था लाहौर में, तू इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस कैसे लगा, ये इंतशार है जी, ये इंतशार है। दूसरा, कपड़े का टुकड़ा कहां से आया जिससे आपने कुर्ता बनाया, ये इंतशार है। प्यार मोहब्बत क्या है? सजदा। प्यार मोहब्बत क्या है? बैत। प्यार मोहब्बत क्या है कि रजीम की हर बात पे आप हां कहें, बस। आज है 17 अगस्त, डॉक्टर कामरान भावलपुर, ये कहते हैं हमें पता चल गया कि C-130 बस्ती लाल कमाल में क्रैश हुआ है और उसमें 31 बंदे थे तकरीबन। हमारे पास गोश्त लाया गया 62 किलो, जिसकी हमने तस्दीक कर दी कि ये इंसानी गोश्त है। 31 बंदे, 62 किलो। और ये भी वो कहते हैं कि कई एकड़ों तक खड़ा नहीं हुआ जाता था, इतनी हीट थी जहां पे जहाज गिरा था। और जहाज में कौन थे? जनरल जिया, जिन्होंने 90 दिन का पहला वादा, पहले तो उन्होंने आइन तोड़ा, मार्शल लॉ लगाया, फिर उन्होंने वादा तोड़ा 90 दिन के इलेक्शन का, वो नहीं कराया, भुट्टो साहब की फांसी हो गई, फिर चल सो चल, अफगान जहाज शुरू हो गया, क्लाशनकोफ आ गई, उसके बाद जो है वो पाउडर आ गया, अफ्यून आ गया, पोस्ट आ गई, सारा कुछ आ गया। 45 लाख जंगली और गंवार वहां के
وہ लड़ाका वो पाकिस्तानी मुआशरे में आ गए, सारे कारोबार पे कब्जा कर लिया, जहाज क्रैश होता है, पूरी कौम, क्योंकि पूरी कौम उस वक्त मुशरिकीन मक्का थी तकरीबन, कि ये सारे काम अच्छे करते हैं, कौम के मफाद में करते हैं, ऑपरेशन तो बाद में हुआ कौम का, वहां पे पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है। फैसल मस्जिद की छत पे लोग और हर तरफ लोग ही लोग, अजहर लोधी रोता है, बहुत सारे लोग रो रो कर कमेंट्री करते हैं। अब जरा कभी जाकर कब्र का हाल देखें कि लोग कुछ ऐसा वैसा न करें, ताला लगा दिया है। फैसल मस्जिद में दफना तो दिया, मैं खुद कितनी दफा गया हूं, वहां पे आपको न बंदा न बंदे की जात नजर आएगी, लोगों का ऑपरेशन हो गया। जबकि मसूद फरोख कौन थे? मसूद फरोख वो जो है ना पायलट था जो भुट्टो साहब की डेड बॉडी को लाड़काना लेके गया था। 30 सरकारी बंदों ने जनाजा पड़ा था भुट्टो का। वो 30 बंदे, यहां पे पूरा पाकिस्तान, उसकी कब्र अभी तक हुकूमतें बना रही है, उसकी कब्र एमएनएस बना रही है, अब माने या न माने, एमपीएस बना रही है। लोग कहते हैं हमें इलेक्शन में भुट्टो यहां पे आता है, लोग कहते हैं कि भुट्टो आता है, वो भुट्टो। अब मसूद फरोख, मैंने नाम क्यों लिया, मसूद फरोख वो पायलट था जो भुट्टो की डेड बॉडी को लाड़काना लेके गया। मसूद फरोख वो पायलट था जो 17 अगस्त को C-130 उड़ा रहा था। डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है, मेरा काम था आपको तारीखी हवाला देना। उस मसूद फरोख ने C-130 उड़ाया था 17 अगस्त को, वो भी गया। और अब वहां पे कुत्ते खेलते हैं उस कब्र पे, क्योंकि 10-11 साल इन लोगों ने और फिर 1985 में जो तोहफा दिया, ये सारे कब्जा ग्रुप, रस्सागीर, बदमाश, पीर, गद्दी नशीन, मौलवी, ये 1985 में गैर जमाती बुनियादों पे होने वाले इलेक्शन में ये हमारे गले पड़े। और खासकर ये जो लाहौर का खानदान है, वो खास तोहफा था इस आर्मी चीफ का। इस आर्मी चीफ की कब्र पे शौकत बसरा फॉर्म 45 ले गया कि तुम्हारे बेटे को मैंने हराया है, लेकिन बंद कर दिया गया दरवाजा। और चांद में मैंने अपनी कानों से सुना कि जी हमें चांद में जिया की शक्ल नजर आती है, इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। फिर बाजवा क्या कहता है योम शोदा पे कि हम जी शुरू से सियासत कर रहे हैं और जो है ना वो अब हम सियासत नहीं करेंगे। जिया ने जितना प्लूट किया इन 4 जर्नैलों ने, अगर ये इलेक्शन होने देते रूटीन में, इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में रूटीन में इलेक्शन होते गए, जमातें बनती गई, खत्म होती गई, बनती गई। अभी वो एक नौजवान, वो अदाकार, वो वजीर आला बन गया, मेरे ख्याल है तमिलनाडु का, वो वजीर आला बन गया। इधर भगवत मान पंजाब में जो है ना आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का, वो बन गया। ये इसी तरह होता है, लेकिन इन्होंने रोक के रखा, इन्होंने अपनी बदमाशी कायम रखी, यानी नई जमातें बनती, पुरानी चली जाती, नए लोग आते। वो 85 वाले खानदान, जिया वाले, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो भी मौजूद हैं असेंबली में, ज्यादातर मौजूद हैं, ज्यादातर। 17 अगस्त भावलपुर जाकर कब्र का हाल देख लें, पूरे पाकिस्तान है, जनाजा कोई नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता। अभी उमर कदाफी का बेटा कत्ल हुआ है, सैफुल इस्लाम, वहां पे आप देखते यानी बंदे को यकीन नहीं आता था कि इतने लोग जनाजे पे आ सकते हैं। कदाफी के साथ क्या हुआ? अच्छा, खालिदा जिया का जनाजा देखा है? निकाल लें यूट्यूब पे खालिदा जिया का, वो मेरा ख्याल है पत्नी कितने अरसे से कैद थी। जनाजा तो आसान काम है, 4 तकबीरें हैं, 2 मिनट लगते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, चलो भाई, तस्वीरें बनवा ली या कोई चेहरा मेरा देख लिया, अल्लाह, वो तो खैर जा का दिखाया भी किसी ने नहीं था। तो वहां पे कुत्ते खेलते हैं, सिंपल सी बात है। आप कौम के साथ ये करेंगे फिर यही होगा। और वो अभी भी हुकूमतें बनवा रहा है,
हुकूमतें गिरा रहा है, लोगों को MNA बनवा रहा है, हालांकि उससे करोड़ों इख्तलाफात है, लेकिन वो एक आम बंदा था, आम बंदा मीन के सियासतदान था, जर्नैल नहीं था। लोगों को उसने उम्मीद दी थी इमरान से पहले। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।